हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, गंभीर रक्तस्राव के मामले में प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्या पूछा है, गंभीर रक्तस्राव। गंभीर रक्तस्राव मतलब जो ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसके मामले में प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, टू क्लीन द बाउंड इमिडिएटली, मतलब घाव को तुरंत साफ करना। ऑप्शन बी है, टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट शॉक, मतलब रक्तस्राव को नियंत्रण करना और शॉक को रोकना। ऑप्शन सी है, टू इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, मतलब प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करना। ऑप्शन नंबर डी है, टू एडमिनिस्टर पेन रिलीफ मेडिकेशन, मतलब दर्द निवारक दवा देना। बताइए इनमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए जब गंभीर ब्लीडिंग होती है तब। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। क्या करें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, जिससे ब्लीडिंग होना कम हो जाए। बताइए इन ऑप्शन में से क्या आएगा राइट आंसर इसका। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट शॉक, मतलब रक्तस्राव को नियंत्रण करना, मतलब रक्तस्राव को नियंत्रित करना और शोक को रोकना। ठीक है, क्या हो जाएगा, रक्तस्राव को नियंत्रित करना और शोक को रोकना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2, हाउ शुड द फर्स्ट एडर प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल कॉजलिटीज एट एन एक्सीडेंट सीन, मतलब दुर्घटना स्थल पर कई घायलों के लिए प्राथमिक चिकित्सा को उपचार को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है दुर्घटना स्थल पर कई घायलों के लिए प्राथमिक चिकित्सक को उपचार को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए दुर्घटना स्थल पर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है, ट्रीट द मोस्ट वोकल विक्टिम्स फर्स्ट, मतलब सबसे अधिक शोर मचाने वाले पीड़ितों का पहले उपचार करें। ऑप्शन बी है हमारा, यूज स्ट्रेस टू एसेस एंड ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फर्स्ट, मतलब ट्राइएस का उपयोग करके पहले जीवन घातक स्थितियों का आकलन और उपचार करें। ऑप्शन नंबर सी है, फोकस ऑन माइनर इंजरीज टू स्टेबलाइज द सीन, मतलब दृश्य को स्थिर करने के लिए मामूली चोटों पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर डी है, ट्रीट ऑल कॉजलिटीज सिमुलटेनियसली, मतलब सभी घायलों का एक साथ उपचार करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दुर्घटना स्थल पर कई घायलों के लिए प्राथमिक चिकित्सक को उपचार को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब यूज स्ट्रेस टू एसेस एंड ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस फर्स्ट, मतलब ट्राई एस का उपयोग करके पहले जीवन घातक स्थितियों का आकलन और उपचार करें। क्या करें, ट्राइस का उपयोग करके पहले जीवन घातक स्थितियों का आकलन और उपचार करें। जो सबसे ज्यादा सीरियस पेशेंट है तो उसका सबसे पहले इलाज करना चाहिए। किसका, जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है, उसे ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पीड़ित पेशेंट है, उसका सबसे पहले इलाज होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड रिस्पॉन्स फॉर अ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, मतलब संदिग्ध रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, संदिग्ध रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो क्या है बताइए सही प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, मूव द विक्टिम टू अ कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब पीड़ित को आरामदायक स्थिति में ले जाएं। ऑप्शन बी है, इनकरेज द विक्टिम टू वॉक टू एसेस मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता का आकलन करने के लिए पीड़ित को चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी है, कीप द विक्टिम स्टिल एंड स्टेबलाइज द नेक एंड स्पाइन, मतलब
पीड़ित को स्थिर रखें और गर्दन व रीढ़ को स्थिर करें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई हीट टू रिड्यूस पेन, मतलब दर्द कम करने के लिए गर्मी लागू करें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। कीप द विक्टिम स्टिल एंड स्टेबलाइज द नेक एंड स्पाइन, मतलब पीड़ित को स्थिर रखें और गर्दन व रीढ़ को स्थिर करें। क्या आ जाएगा, पीड़ित को स्थिर रखें और गर्दन व रीढ़ को स्थिर करें। ठीक है, मतलब पीड़ित को एक सही जगह पे बिठा दें, सीधा बैठने को बोले, तब गर्दन और जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको एकदम सीधा बैठने के लिए बोले तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हेन मैनेजिंग अ केमिकल बर्न व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल इनिशियल एक्शन, मतलब रासायनिक जलन का प्रबंधन करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यवाही क्या है। बताइए सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यवाही क्या है। रासायनिक जलन का प्रबंधन करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यवाही क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा अप्लाई या न्यूट्रलाइजिंग एजेंट इमीडिएटली, मतलब तुरंत एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट लागू करें। ऑप्शन बी है कवर द बर्न विथ अ स्टेराइल ड्रेसिंग, मतलब जलन को बांझ ड्रेसिंग से ढकें। ऑप्शन सी है स्क्रैप ऑफ द केमिकल रेसिड्यू, मतलब रासायनिक अवशेष को खुरचें। ऑप्शन नंबर डी है फ्लश द एरिया विथ वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, मतलब क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक पानी से धोएं। क्या जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्लश द एरिया विथ वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, मतलब क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक 20 मिनट तक पानी से धोएं। जिस एरिया में जलन हुई है, जिस एरिया में या हाथ जला है या पैर जला है, जहाँ भी जला है उस एरिया को कम से कम 20 मिनट तक पानी से धोते रहें। ठीक है, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। 20 मिनट तक पानी से धोने से जो जलन है वो कम हो जाती है। ठीक है, जलन कम हो जाएगी, उसके बाद ही आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग एनाफ्लेक्टिक शॉक, मतलब एनाफ्लेक्टिक शॉक का अनुभव कर रहे व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, एनाफ्लेक्टिक शॉक का अनुभव कर रहे व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सा क्या है। बताइए सबसे सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है एनाफ्लेक्टिक शॉक के अनुभव वाले व्यक्ति के लिए, बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ओरल एंटीहिस्टामाइन्स, मतलब मौखिक एंटीहिस्टामाइन्स दें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है यूज एन एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर इफ अवेलेबल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब यदि उपलब्ध हो तो एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर का उपयोग करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इनकरेज द पर्सन टू लाई डाउन एंड रेस्ट, मतलब व्यक्ति को लेटने और आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस स्वेलिंग, मतलब सूजन को कम करने के लिए ठंडा सेक लागू करें। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूज एन एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर इफ अवेलेबल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब यदि उपलब्ध हो तो एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर का उपयोग करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हाउ शुड अ फर्स्ट एडर अप्रोच अ विक्टिम विथ अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब संदिग्ध फ्रैक्चर वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे संपर्क करना चाहिए। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, संदिग्ध फ्रैक्चर वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे संपर्क करना चाहिए। बताइए कैसे संपर्क करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सक को। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है अटेम्प्ट टू रिलीजन द बोन बिफोर स्प्लिंटिंग, मतलब स्प्लिंटिंग से पहले हड्डी को पुनः संरेखित करने का प्रयास करें। ऑप्शन बी है हमारा इंकरेज मूवमेंट टू असेस द इंजरी, मतलब चोट का आकलन करने के लिए हिलने डुलने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी है अप्लाई आइस डायरेक्टली विदाउट पैडिंग, मतलब बिना पैडिंग के सीधे बर्फ लगाएं, मतलब पैड में नहीं रखना है बर्फ को और डायरेक्ट बर्फ को लगाएं। ठीक है, जो बर्फ आइस पैक होता है, आइस पैक नहीं यूज करके डायरेक्ट बर्फ को ही लगा लें। ऑप्शन नंबर डी है इमोबिलाइज द इंजरी एंड सीक मेडिकल हेल्प, मतलब चोट को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। चोट को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इमोबिलाइज द इंजरी एंड नेक, इमोबिलाइज द इंजरी एंड सीक मेडिकल हेल्प, मतलब चोट को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। चोट को स्थिर करना है सबसे पहले और फिर चिकित्सा सहायता लें, फिर डॉक्टर को बताएं। ठीक है, फिर डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द की कंसिडरेशन व्हेन ट्रीटिंग अ हीट स्ट्रोक विक्टिम, मतलब हीट स्ट्रोक पीड़ित के उपचार में प्रमुख विचार क्या है? बताइए, हीट स्ट्रोक पीड़ित के उपचार में प्रमुख विचार क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा रैपिंग द विक्टिम इन ब्लैंकेट्स टू स्टेबलाइज टेम्परेचर, मतलब तापमान स्थिर करने के लिए पीड़ित को कंबल में लपेटना। ऑप्शन बी है रैपिडली कूलिंग द बॉडी व्हाइल मॉनिटरिंग कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की निगरानी करते हुए शरीर को तेजी से ठंडा करें। ऑप्शन नंबर सी है एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड ओरली रिगार्डलेस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की परवाह किए बिना मौखिक रूप से तरल पदार्थ देना। ऑप्शन नंबर डी है एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण में सुधार के लिए पैरों को ऊपर उठाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतना मीन्स होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रैपिडली कूलिंग द बॉडी व्हाइल मॉनिटरिंग कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की निगरानी करते हुए शरीर को तेजी से ठंडा करें। क्या करना है? चेतना की निगरानी करना है और शरीर को तेजी से ठंडा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हाउ शुड अ फर्स्ट एडर मैनेज अ चोकिंग एडल्ट हु बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव, मतलब एक वयस्क जो चोकिंग के कारण बेहोश हो जाता है उसका प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा? बताइए, उसका प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा? एक जो वयस्क है, एक आदमी है, समझ लीजिए जो उस एक आदमी है उसकी चोकिंग के कारण बेहोश हो गया है, वो चोकिंग के कारण बेहोश हो गया। जो नस जो होती है ना, नस चोक हो जाती है, वो ही चोकिंग है। नस उसकी जो चोक हो गई है उसके कारण वो बेहोश हो गया है। तो उसका प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे होगा? बताइए कैसे होगा उसका प्राथमिक चिकित्सक? तो ऑप्शन ए है हमारा कंटिन्यू एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब पेट पर जोर देना जारी रखें। ऑप्शन नंबर बी है बेगिन सीपीआर एंड चेक फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब सीपीआर शुरू करें और वायु मार्ग अवरोध की जांच करें। ऑप्शन नंबर सी है वेट फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन टू डिसलॉज नेचुरली, मतलब अवरोध के स्वाभाविक रूप से हटने की प्रतीक्षा करें। ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाया अ मास्क, मतलब मास्क के माध्यम से ऑक्सीजन दे। बताइए, एक वयस्क जो चोकिंग के कारण बेहोश हो गया है, मतलब जो उसकी जो नस है वो चोक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, उसके कारण वो बेहोश हो गया, तो उसका प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन क्या होगा? बताइए, प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेंगे? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर पता होगा। जिन जिनको इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिगिन सीपीआर एंड चेक फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सीपीआर शुरू करें और बायोमार्ग अवरोध की जांच करें। बायोमार्ग अवरोध मतलब उसकी पल्स देखना है, पल्स चल रही है या नहीं, और उसको सबसे पहले सीपीआर देना स्टार्ट करें। सीपीआर पता है ना क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, सीपीआर आप बताइए क्या होता है। सीपीआर का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सीपीआर क्या होता है और सीपीआर का फुल फॉर्म क्या हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको उसका सही आंसर नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, पर आप जो भी आपको पता है वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा भी आपको सही पता है सही बताइए, गलत पता है तो वो भी बता सकते हैं, मैं आपको सही आंसर जरूर दूंगी। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, सीपीआर शुरू करें और बायोमार्ग अवरोध की जांच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोटोकॉल फॉर अ पर्सन विद अ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, संदिग्ध दिल के दौरे वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। संदिग्ध दिल के दौरे मतलब हार्ट अटैक वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। हार्ट अटैक जिस पेशेंट को आता है तो सबसे पहले उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, बताइए, उसका प्रोटोकॉल क्या है, फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा encourage the person to walk to improve circulation, मतलब परिसंचरण में सुधार के लिए व्यक्ति को चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू द चेस्ट, मतलब छाती पर ठंडा सेक लागू करें। ऑप्शन सी है प्रोवाइड सुगरी ड्रिंक्स टू बूस्ट एनर्जी, मतलब ऊर्जा बढ़ाने के लिए शर्करा युक्त पेय दें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा हैव द पर्सन सिट और लाई डाउन, एडमिनिस्टर एस्पिरिन इफ अवेलेबल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब व्यक्ति को बैठने या लेटने दें, यदि उपलब्ध हो तो एस्पिरिन दें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भी ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ज्यादातर लोगों को पता है इसका आंसर, तो प्लीज बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। हैव द पर्सन सिट और लाई डाउन, एडमिनिस्टर एस्पिरिन इफ अवेलेबल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब व्यक्ति को बैठने या लेटने दें, यदि उपलब्ध हो तो एस्पिरिन दें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। एस्पिरिन से क्या होता है पता है ना, एस्पिरिन किसके लिए दी जाती है, एस्पिरिन जो टैबलेट होती है वो किसके लिए दी जाती है ये बताइए। एस्पिरिन किसके लिए दी जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एस्पिरिन देने से क्या होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे, संदिग्ध दिल के दौरे वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या है। तो व्यक्ति को बैठने या लेटने दें, यदि उपलब्ध हो तो एस्पिरिन दें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, मतलब इमरजेंसी एम्बुलेंस या जो भी होती है इमरजेंसी एम्बुलेंस या इमरजेंसी डॉक्टर को कॉल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू कंट्रोल सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, गंभीर बाहरी रक्तस्राव को नियंत्रित करने की सही विधि क्या है। तो ऑप्शन ए है अप्लाई टर्निकेट इमीडिएटली, मतलब तुरंत टर्निकेट लागू करें। टर्निकेट पता है ना क्या होता है टर्निकेट, जिसको भी टर्निकेट का मतलब पता है टर्निकेट क्या होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टर्निकेट हम किसके लिए यूज करते हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए ऑप्शन बी है हमारा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द लिम्ब इफ पॉसिबल, मतलब सीधा दबाव डालें और यदि संभव हो तो अंग को ऊपर उठाएं। ऑप्शन सी है क्लीन द बाउंड बिफोर अप्लाइंग प्रेशर, मतलब दबाव डालने से पहले घाव को साफ करें। ऑप्शन नंबर डी है यूज आइस टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके, मतलब रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने के लिए बर्फ का उपयोग करें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द लिम्ब इफ पॉसिबल, मतलब सीधा दबाव डालें और यदि संभव हो तो अंग को ऊपर उठाएं। क्या है राइट आंसर, क्या हुआ, सीधा दबाव डालें, मतलब जहां से ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहीं हाथ से मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को वेंफ्लॉन लगी है, अगर वेंफ्लॉन से ब्लड आ रहा है, वेंफ्लॉन का अगर कैप खुल गया है बाय चांस, तो उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर वेंफ्लॉन का कैप खुल जाएगा या फिर आपने वेंफ्लॉन निकाली है तुरंत और उसमें आप सुई लगाना है या माइक्रोपोड लगाना भूल गए हैं, तो अगर ब्लीडिंग उसको बहुत ज़्यादा होने लगी है तो आपको क्या करना है, उस ब्लीडिंग को दबाव करना है, मतलब उस पर उसको दबाना है, उस एरिया को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर से उसे दबाएं ताकि ब्लीडिंग रुक सके। प्रेशर से अगर आप दबाएंगे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। और यदि संभव हो तो उस चीज़ को, अगर हाथ है तो उसे ऊपर की तरफ करें ताकि ब्लीडिंग नीचे की तरफ आएगी नहीं। अगर हाथ झुका हुआ रहेगा तो ब्लीडिंग प्रेशर से आएगी, और अगर उसी हाथ को आप ऊपर की तरफ कर लेंगे तो ब्लीडिंग जो है ना वो स्लोली होगी और कई बार रुक भी जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा ही किसी किसी को ज़्यादा ही खून होता है, ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, किसी किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही, किसी किसी का जो ब्लड है बहुत ज़्यादा ही होता है, खून ज़्यादा निकलता है, तो उनको हो सकती है ब्लीडिंग, ऊपर हाथ उठाने के बाद भी ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है। तो कोशिश करें कि हाथ ऊपर उठा के रखें और उस चीज़ को दबाएं। अगर उस चीज़ को दबाएंगे तो आपका ब्लड वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लड गिरेगा ही नहीं फिर, तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सीधा दबाव डालें और यदि संभव हो तो अंग को ऊपर की ओर उठाएं। अंग को ऊपर की ओर उठाएं मतलब जहां आपको ब्लीडिंग हो रही है, जहां से उस चीज को ऊपर की तरफ कर लें, ठीक है, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हाउ शुड अ फर्स्ट एडर रिस्पॉन्ड टू अ विक्टिम विद पेनेट्रेटिंग चेस्ट बाउंड, मतलब छाती में गहरी चोट वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बताइए, किसी इंसान को छाती में गहरी चोट आई है तो चिकित्सक को प्राथमिक प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए। बताइए, सबसे पहले चिकित्सक को क्या करना चाहिए। किसी पेशेंट को छाती में गहरी चोट आई है तो जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, रिमूव द ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस पेन, मतलब दर्द कम करने के लिए वस्तु को हटाएं। ऑप्शन बी है, इंकरेज डीप ब्रीथिंग टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल्स, मतलब ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सील द बाउंड विद एन ऑकल्सिव ड्रेसिंग एंड मॉनिटर ब्रीथिंग, मतलब एक अवरोधक ड्रेसिंग के साथ घाव को सील करें और सांस की निगरानी करें। ऑप्शन नंबर डी है, अप्लाई हीट टू प्रमोट सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए गर्मी लागू करें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, छाती में गहरी चोट वाले पीड़ित व्यक्ति के लिए चिकित्सक को सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सील द बाउंड विथ एन ऑकल्सिव ड्रेसिंग एंड मॉनिटर ब्रीथिंग, मतलब एक अवरोधक ड्रेसिंग के साथ घाव को सील करें और सांस की निगरानी करें। क्या करें, एक अवरोधक ड्रेसिंग के साथ घाव को सील करें और सांस की निगरानी करें, मतलब जहां गहरी चोट लगी है उस एरिया को बैंडेज कर दें। जहां पर गहरी चोट आई है उस एरिया में बैंडेज कर सकते हैं या फिर उस एरिया को बंद कर सकते हैं, घाव को बंद कर देना है, सील कर देना है घाव को, और सांस की निगरानी करनी है, मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है वो देखते रहना है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल देखते रहना है कितना जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन विद सीवियर हाइपोथर्मिया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, गंभीर हाइपोथर्मिया वाले व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सा क्या है। गंभीर हाइपोथर्मिया वाले व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो क्या है,
ऑप्शन ए है इमर्स द पर्सन इन हॉट वाटर, मतलब व्यक्ति को गर्म पानी में डुबोएं। ऐसा होता है क्या, व्यक्ति को गर्म पानी में डुबोएं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंकरेज फिजिकल एक्टिविटी टू जनरेट हीट, मतलब गर्मी उत्पन्न करने के लिए शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करें। तो ऐसा भी होता है क्या, गर्मी उत्पन्न करने के लिए शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अप्लाई आइस पैक टू स्टेबलाइज कोर टेम्परेचर, मतलब कोर तापमान को स्थिर करने के लिए बर्फ के पैक लागू करें। और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेजुअली वार्म द पर्सन विद ब्लैंकेट्स एंड रिमूव वेट क्लॉथिंग, मतलब कंबल के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे गर्म करें और गीले कपड़े हटाएं। मतलब अगर पेशेंट ने गीले कपड़े पहने हुए हैं तो उन गीले कपड़ों को हटाएं और कंबल से ढक दें। गीले कपड़ों को हटाएं और कंबल से ढक दें। कंबल के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे गर्म करें। कंबल के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे गर्म करें और गीले कपड़ों को हटा दें। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। कंबल के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे गर्म करें और गीले कपड़े हटा दें। जो भी गीले कपड़े हों उनको हटा दें और गर्म कपड़े पहना दें उनको थोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हाउ शुड अ फर्स्ट एडर ट्रीट अ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बाय एन अननोन सब्सटेंस, मतलब अज्ञात पदार्थ द्वारा संदिग्ध विषाक्तता का प्राथमिक चिकित्सक उपचार कैसे करना चाहिए। बताइए, अज्ञात पदार्थ मतलब जिसके बारे में पता ही ना हो। अज्ञात पदार्थ द्वारा संदिग्ध विषाक्तता का प्राथमिक चिकित्सक उपचार कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा इंड्यूस वोमिटिंग टू रिमूव द सब्सटेंस, मतलब पदार्थ को हटाने के लिए उल्टी प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉल पॉइजनिंग कंट्रोल एंड मॉनिटर वाइटल साइन, मतलब जहर नियंत्रण को कॉल करें और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल इमीडिएटली, मतलब तुरंत सक्रिय चारकोल दे। ऐसा भी होता है क्या, तुरंत सक्रिय चारकोल दे। कोई अगर पॉइजन खा लेता है तो उसे तुरंत सक्रिय चारकोल देना चाहिए क्या। ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रोवाइड मिल्क टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन, मतलब जहर को बेअसर करने के लिए दूध दें। ऐसा भी होता है क्या, जहर को बेअसर करने के लिए दूध दें, मतलब दूध से जहर बेअसर हो सकता है क्या। बताइए, दूध से जहर बेअसर हो जाता है क्या, जहर का असर होना बंद हो जाएगा क्या दूध से। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ये इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। और तुरंत सक्रिय चारकोल दें, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। चारकोल देने से क्या पेशेंट बच जाएगा, क्या पेशेंट का जहर कम हो जाएगा। बताइए, चारकोल देने से, बताइए चारकोल देने से पेशेंट का जहर हट जाएगा क्या। नहीं हटेगा। ठीक है, चारकोल देने से भी पेशेंट का जहर जो है वो नहीं हटने वाला। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा पदार्थ को हटाने के लिए उल्टी प्रेरित करें। बताइए, उल्टी करने से पूरा जहर निकल सकता है क्या, संभव है। बताइए, उल्टी करने से पूरा जहर निकलने की संभावना है या नहीं है। बताइए, देखिए उल्टी करने से जहर निकलता तो है पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि पूरा जहर निकल गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉल पॉइजनिंग कंट्रोल एंड मॉनिटर वाइटल साइन, मतलब जहर नियंत्रण को कॉल करें और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करें। महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी मतलब वाइटल साइन लेना है, पल्स कितनी चल रही है, ऑक्सीजन कितना चल रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रायोरिटी फॉर अ विक्टिम विद एन इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब विद्युत जलन वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा की प्राथमिकता क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन, विद्युत जलन वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा की प्राथमिकता क्या है। विद्युत जलन मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जो करंट लग जाता है उसके बारे में पूछा है। जिसको करंट लग जाता है उस पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है। बताइए, क्या है उसकी प्राथमिक चिकित्सा।
तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा अप्लाई अ कूलिंग जेल द बर्न, मतलब जलन पर ठंडक देने वाला जेल लगाएं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा रिमूव चैट टिश्यू इमीडिएटली, मतलब जले हुए ऊतक को तुरंत हटाएं। ऑप्शन नंबर सी है सबमर्ज द बर्न इन कूल वाटर, मतलब जलन को ठंडे पानी में डुबोएं। ऑप्शन नंबर डी है इंश्योर द सीन इज सेफ एंड नेक फॉर कार्डियक इश्यूज, मतलब दृश्य को सुरक्षित करें और हृदय संबंधी समस्याओं की जांच करें। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर देखिए, जलन पर ठंडक देने वाला जेल लगाएं। ये भी नहीं हो सकता, जलन पर ठंडक देने वाला जेल लगाएं। देखो वो जला नहीं है, उसे करंट लगा हुआ है। इंसान जला नहीं है, सिर्फ उसे करंट लगा हुआ है। जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लगता है करंट, ठीक है। तो जलन पर ठंडक देने वाला जेल लगाएं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। ये राइट आंसर नहीं हो सकता इसका। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा जले हुए ऊतक को तुरंत हटाएं। अब हमें कैसे पता है कहाँ जला हुआ है और ऊतक को कैसे हटाएंगे? कौन जानता है, बताइए कैसे हटाएंगे? ऊतक को नहीं हटा सकते, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या बताया है? जलन को ठंडे पानी में डुबोएं। जलन को ठंडे पानी से डुबोने से तो क्या जलन कम हो जाएगी? बताइए, करंट कम हो जाएगा। अगर पानी में पेशेंट को करेंगे तो उसे तो और करंट लग जाएगा। अगर जिसको करंट लगता है उसे हम पानी छुआएंगे या पानी छुएगा वो, तो उसे और करंट लग जाएगा, ठीक है। तो पानी वाला भी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब इंश्योर द सीन इज सेफ एंड चेक फॉर कार्डियक इश्यूज, मतलब दृश्य को सुरक्षित करें और हृदय संबंधी समस्याओं की जांच करें। क्या करना है? दृश्य को सुरक्षित करें और हृदय संबंधी समस्याओं की जांच करें, ठीक है। दृश्य को सुरक्षित करना मतलब करंट लगा है तो जिस भी स्विच से करंट लगा है उस स्विच को बंद कर दें, या उस स्विच को बंद कर दें और कोशिश करें कि उसे लकड़ी से हटाने की कोशिश करें ताकि आपको भी करंट ना लग सके, ठीक है। और हृदय संबंधी समस्याओं की जांच करें। जब भी करंट लगता है तो शरीर कांपने लगता है, ठीक है। करंट जब भी लगता है तो पेशेंट जो होता है वो तुरंत कमजोर हो जाता है, तो बॉडी कांपने लगती है। तो जब भी पेशेंट को करंट लग जाता है तो तुरंत कोशिश करें कि उसे जल्दी से 1 गिलास दूध जरूर पिलाएं, ठीक है। दूध पीने से करंट से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। दूध पीने से जो बॉडी की जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत आ जाती है, पूरा तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, पर दूध पीने से बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और करंट लगने से बॉडी की एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है करंट लगने से। अगर थोड़ा बहुत करंट लगा है तो उसका नहीं, अगर ज़्यादा करंट लगता है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो जल जाता है करंट से। क्या होता है? ब्लड जल जाता है, ठीक है। जब भी करंट लगता है तो ब्लड जो हमारा होता है वो जल जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि हृदय संबंधी समस्याओं की जांच करें और उस चीज का इलाज करवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है हाउ शुड अ फर्स्ट एडर मैनेज अ सीजर इन अ पब्लिक सेटिंग, मतलब सार्वजनिक स्थान पर दौरे का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करना चाहिए। अब बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन में? सार्वजनिक स्थान पर दौरे का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान मतलब अगर कोई पब्लिक प्लेस पर किसी पेशेंट को दौरे आ जाते हैं और दौरे आने के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उस टाइम चिकित्सक को क्या करना चाहिए बताइए। उस टाइम जब सबके सामने दौरे आ जाते हैं, पेशेंट को सीजर आ रहे होते हैं, तो जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे उसको दौरे आना बंद हो जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है रेस्ट्रेन द पर्सन टू प्रिवेंट इंजरी, मतलब चोट को रोकने के लिए व्यक्ति को बांधे। ऑप्शन नंबर बी है प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द माउथ टू प्रिवेंट टंग ब्लीडिंग, मतलब जीभ को काटने से रोकने के लिए मुंह में एक वस्तु रखें।
ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर वाटर टू काम द पर्सन, मतलब व्यक्ति को शांत करने के लिए पानी दें। ऑप्शन नंबर डी है क्लियर द एरिया, प्रोटेक्ट द हेड एंड टाइम द सीजर, मतलब क्षेत्र को साफ करें, सिर की रक्षा करें और दौरे का समय नोट करें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या करना चाहिए जब सार्वजनिक स्थान पर किसी को दौरे आ जाते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर द एरिया, क्लियर करना है एरिया को। प्रोटेक्ट द हेड, मतलब हेड को प्रोटेक्ट करना है किसी चोट से ताकि कोई चोट ना लग सके। बेहोश हो जाता है पेशेंट तो चोट कहीं भी लग सकती है, पेशेंट को नहीं याद रहता। और एंड टाइम द सीजर, मतलब सीजर का टाइम भी लिखना है आपको, ठीक है। क्लियर द एरिया, प्रोटेक्ट द हेड एंड टाइम द सीजर, मतलब क्षेत्र को साफ करें और सिर की रक्षा करें और दौरे का समय नोट करें। चिकित्सक को क्या करना है, सबसे पहले क्षेत्र को साफ करें। क्षेत्र को साफ करें मतलब जहाँ भी वो पेशेंट है उस एरिया को साफ करना है। साफ कैसा करना है, मतलब कोई चीज रखी, कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी उस एरिया में जिससे पेशेंट को चोट लग सके। अगर वो गिर गया तो पेशेंट को चोट लग सकती है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस एरिया को आप साफ कर दें, उस एरिया में जो भी चीजें रखी हुई हैं वो सबको हटा दें। और फिर क्या दिया है, सिर की रक्षा करें, मतलब अगर पेशेंट गिर रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको सिर में चोट ना लग पाए। कोशिश आपको करनी है कि सिर पर चोट ना लग पाए, ठीक है। और दौरे का समय भी नोट करना है आपको, दौरे का समय भी नोट करना है कि दौरे इसको कितने टाइम आए हैं, कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट पर दौरे आए हैं, ये लिखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझ गए ना आप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले क्षेत्र को साफ कर लेना है। कोई उस क्षेत्र में देखना है जहाँ वो पेशेंट है, उस क्षेत्र में देखना है कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिससे उस पेशेंट को चोट लग सके, और कोशिश करना है कि उसके सिर में चोट ना लगे, ठीक है। और दौरे का समय नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर अ स्नेक बाइट इन अ रिमोट एरिया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, दूरस्थ क्षेत्र में सांप के काटने के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है। बताइए दूरस्थ क्षेत्र में सांप के काटने के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है। क्या है सही प्राथमिक चिकित्सा, जब सांप काट लेता है तो बताइए सही प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी। तो ऑप्शन ए है कट द बाउंड टू रिमूव वेनम, मतलब जहर निकालने के लिए घाव को काटें। ऑप्शन बी है अप्लाई अ टर्निकेट टू स्टॉप वेनम स्प्रेड, मतलब जहर के प्रसार को रोकने के लिए टर्निकेट लागू करें। ऑप्शन सी है इमोबिलाइज द लिम्ब, कीप इट बिलो हार्ट लेवल एंड सीक मेडिकल हेल्प, मतलब अंग को स्थिर करें, इसे हृदय के स्तर से नीचे रखें और चिकित्सा सहायता लें। ऑप्शन नंबर डी है सक आउट द वेनम विद द माउथ, मतलब मुंह से जहर चूसें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या दिया है ऑप्शन में, राइट आंसर क्या लगाएंगे आप। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इमोबिलाइज द लिम्ब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इमोबिलाइज द लिम्ब, कीप इट बिलो हार्ट लेवल एंड सीक मेडिकल हेल्प, मतलब अंग को स्थिर करें, इसे हृदय के स्तर से नीचे रखें और चिकित्सा सहायता लें। क्या करना है आपको, अंग को स्थिर रखना है, मतलब एक ही जगह पर रखना है और इसे हृदय के स्तर से नीचे रखें, हृदय के स्तर से नीचे रखना है और चिकित्सा से सहायता लेना है, ठीक है। मतलब डॉक्टर से सहायता लें इसके बारे में, ठीक है। खुद से कुछ नहीं करना है, चिकित्सक से सहायता लें, ठीक है। और हो सके तो आप टर्निकेट बांध सकते हैं, टर्निकेट बांधने से जो है वो जहर फैलता नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा यही है कि अंग को स्थिर करें, इसे हृदय के स्तर से नीचे रखें और चिकित्सक की सहायता लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड रिस्पॉन्स फॉर अ पर्सन विथ सीवियर अस्थमा अटैक, मतलब
गंभीर दमा के दौरे वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है? बताइए। गंभीर दमा के दौरे वाले रोगी के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है? जिनको सांस की बीमारी होती है, अगर उनको दौरे आ जाते हैं तो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा इनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मतलब गहरी सांस लेने के व्यायाम को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है असिस्ट विद देयर इनहेलर एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इफ नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इनके इनहेलर के साथ सहायता करें और यदि सुधार ना हो तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन सी है अप्लाई अ वार्म कंप्रेस टू द चेस्ट, मतलब छाती पर गर्म सेक लागू करें। ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, मतलब काउंटर पर उपलब्ध दर्द निवारक दवा दें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। असिस्ट विद देयर इनहेलर एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इफ नो इम्प्रूवमेंट, मतलब उनके इनहेलर के साथ सहायता करें और यदि सुधार ना हो तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। क्या करना है? उनके इनहेलर के साथ सहायता करें और यदि सुधार ना हो तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब उनके इनहेलर के साथ सहायता लें। मतलब जो दमा के दौरे वाले जो पेशेंट होते हैं, दमा वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके पास एक इनहेलर होता है। ठीक है, इनहेलर की सहायता लेना है आपको, और यदि इनहेलर से भी कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आपको आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। ठीक है, आपातकालीन डॉक्टर को या आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। हाउ शुड द फर्स्ट एडर हैंडल अ डिसलोकेटेड जॉइंट, मतलब अव्यवस्थित जोड़ को प्राथमिक चिकित्सा कैसे संभालेगा? बताइए, अव्यवस्थित जोड़ को प्राथमिक चिकित्सा कैसे संभालेगा बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा अटेम्प्ट टू रिलोकेट द जॉइंट इमीडिएटली, मतलब जोड़ को तुरंत पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। ऑप्शन बी है इमोबिलाइज द जॉइंट एंड सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब जोड़ को स्थिर करें और चिकित्सक सहायता लें। ऑप्शन नंबर सी है इंकरेज मूवमेंट टू एसेस डैमेज, मतलब नुकसान का आकलन करने के लिए हिलने डुलने की प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई हीट टू रिड्यूस स्वेलिंग, मतलब सूजन को कम करने के लिए लागू करें, मतलब सूजन को कम करने के लिए गर्मी लागू करें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इमोबिलाइज द जॉइंट एंड सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब जोड़ को स्थिर करें और चिकित्सक सहायता लें। क्या करना है आपको? जोड़ को स्थिर करना है, मतलब एक जगह पर रखना है और चिकित्सक की सहायता लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन विद अ नोज ब्लीड, मतलब नाक से खून बहने वाले व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सक क्या है? बताइए, नाक से खून बहने वाले व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक चिकित्सा क्या है? जिस ज्यादातर देखते हैं आप गर्मियों में नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, किसी किसी को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है बताइए? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? डॉक्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए डॉक्टर को? बताइए जल्दी। सबसे पहले डॉक्टर को क्या करना चाहिए नोज ब्लीडिंग के लिए? तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टिल्ट द हेड बैक टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, मतलब रक्त प्रवाह को कम करने के लिए सिर को पीछे झुकाएं। ऑप्शन नंबर बी है पीछे झुकाएं, मतलब सिर को पीछे झुकाना, मतलब नाक को ऊपर की तरफ करना है। सिर को पीछे झुकाना मतलब जो आपकी आइस है, नोज है, वो आसमान की तरफ देखना है आपको। ठीक है, पीछे की तरफ वो हुआ है, ऐसे घुमाना नहीं है आपको, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ करना है। सिर को पीछे की तरफ सिर होगा तो जो नोज है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, जो ब्लीडिंग है तो कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग जो होगी तो वो कम होने के चांसेस हो जाएंगे उससे।
ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है पिंच द नोस्ट्रिल्स एंड लीन फॉरवर्ड, मतलब नथनों को दबाएं और आगे झुकें, मतलब जो नाक है उसको दबाने के लिए बोल रहे हैं और आगे झुकने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या। और ऑप्शन सी है हमारा अप्लाई अ वार्म कंप्रेस टू द नोज, मतलब नाक पर गर्म सेक लागू करें। क्या आप नाक पर गर्म सेक लागू करेंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंसर्ट गोज इनटू द नोस्ट्रिल, मतलब नथनों में गोज डालें। बताइए नाक में गोज डालें बोल रहा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाक में गोज पीस जो होती है, नाक में गोज पीस डालने के लिए बोल रहा है। गोज पीस अगर नाक में डाल देंगे भैया तो सांस कैसे लेंगे, बताइए जरा, कैसे सांस लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पिंच द नोस्ट्रिल्स एंड लीन फॉरवर्ड, मतलब नथनों को दबाएं और आगे झुकें। क्या हो जाएगा, नथनों को दबाएं और आगे झुकें, मतलब नाक को दबाएं और आगे झुकने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पूछ रहा है सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, तो नथनों को दबाएं और आगे झुकें, मतलब नाक को दबाना है और आगे की तरफ झुकना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाउ शुड द फर्स्ट एड रिस्पॉन्ड टू अ विक्टिम विद अ सस्पेक्टेड कंफ्यूजन, मतलब संदिग्ध मस्तिष्काघात वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बताइए, संदिग्ध मस्तिष्काघात वाले पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, संदिग्ध मस्तिष्काघात वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बताइए, प्राथमिक चिकित्सक जो होंगे उनको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी टू एसेस सिम्टम्स, मतलब लक्षणों का आकलन करने के लिए शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर पेन किलर्स टू रिड्यूस हेडेक, मतलब सिर दर्द कम करने के लिए दर्द निवारक दें। ऑप्शन सी है कीप द विक्टिम अवेक एंड मॉनिटर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, मतलब पीड़ित को जागृत रखें और तंत्रिका संबंधी परिवर्तनों की निगरानी करें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द हेड, मतलब सिर पर सीधे बर्फ लगाएं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कीप द विक्टिम अवेक एंड मॉनिटर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, मतलब पीड़ित को जागृत रखें और तंत्रिका संबंधी परिवर्तनों की निगरानी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोटोकॉल फॉर अ बर्न कॉज बाय बॉइलिंग वाटर, मतलब उबलते पानी से होने वाली जलन के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या है। तो बताइए, अगर कोई उबलते पानी से जल जाता है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा अप्लाई बटर और ऑयल टू सूद द बर्न, मतलब जलन को शांत करने के लिए मक्खन या तेल लगाएं। ऑप्शन बी है हमारा पॉप एनी ब्लिस्टर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी फफोले को फोड़े। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कवर द बर्न विथ अ टाइट बैंडेज, मतलब जलन को तंग बैंडेज से ढके। ऑप्शन नंबर डी है कूल द बर्न विथ रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स, मतलब 10 से 20 मिनट तक बहते पानी से जलन को ठंडा करें। क्या आ जाएगा राइट आंसर, बताइए। इससे पहले भी हमने एक और पढ़ा हुआ था जलन के बारे में, उसमें भी राइट आंसर क्या था बताइए। सेम इसका भी वही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है, इससे मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा हुआ है। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए जलन को शांत करने के लिए मक्खन या तेल लगाएं। मक्खन या तेल लगाने से जलन शांत नहीं होती है। ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी फफोले को फोड़ें, फफोले को फोड़ेंगे
तो वो भी नहीं होगा। अगर फफोले को फोड़ देंगे तो और जलन होगी, ठीक है। और जलन को तंग बैंडेज से ढकें। भैया जब भी जलन होती है या हाथ पैर जल जाते हैं तो बैंडेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 10 to 20 मिनट तक बहते पानी से जलन को ठंडा करें, ठीक है। 10 to 20 मिनट तक बहते पानी से जलन को ठंडा करेंगे तो जलन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, हाउ शुड अ फर्स्ट एडर मैनेज अ विक्टिम विथ अ हॉरिजन ऑब्जेक्ट इन द आई। मतलब आंख में विदेशी वस्तु वाले पीड़ित का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। बताइए, आंख में विदेशी वस्तु वाले पीड़ित का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, रब द आई टू डिसॉल्व द ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु को हटाने के लिए आंख को रगड़ें। ऑप्शन नंबर बी है, यूज ट्विजर्स टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। मतलब चिमटी का उपयोग करके वस्तु को हटाएं। ऑप्शन सी है, अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप इरिटेशन। मतलब जलन को रोकने के लिए दबाव डालें। ऑप्शन डी है, फ्लश द आई विथ क्लीन वाटर और सलाइन। मतलब स्वच्छ पानी या सलाइन से आंख धोएं। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लश द आई विथ क्लीन वाटर और स्लाइन। मतलब स्वच्छ पानी या स्लाइन से आंख धोएं। क्या करना है आपको, स्वच्छ पानी मतलब साफ पानी या स्लाइन जो होती है उससे आंख धो सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट एड रिस्पॉन्स फॉर अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है जिसका शुगर लेवल कम होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। और जिसकी शुगर लेवल जो है वो हाई होती है मतलब ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव कर रहे व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है। बताइए, अनुभव कर रहे व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए है, एडमिनिस्टर इंसुलिन इमीडिएटली। मतलब तुरंत इंसुलिन दे। ऑप्शन बी है, इंकरेज फास्टिंग टू स्टेबलाइज ब्लड शुगर। मतलब रक्त शर्करा को स्थिर करने के लिए उपवास को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सी है, अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस सिम्टम्स। मतलब लक्षणों को कम करने के लिए ठंडा सेक लागू करें। ऑप्शन नंबर डी है, प्रोवाइड अ सुगरी ड्रिंक और फूड इफ कॉन्शियस। मतलब यदि होश में हो तो शर्करा युक्त पिए या भोजन दे। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तुरंत इंसुलिन दे। जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है उसे तुरंत इंसुलिन दे बोल रहा है। इंसुलिन कैसे दे सकते हैं, जिसकी ब्लड शुगर पहले से ही कम है उसे इंसुलिन कैसे दे सकते हैं बताइए। और रक्त शर्करा को स्थिर करने के लिए उपवास को प्रोत्साहित करें। उपवास क्यों करेंगे भैया, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और लक्षणों को कम करने के लिए ठंडा सेक लागू करें। ठंडे सेक से क्या उसकी शुगर बढ़ जाएगी बताइए। ठंडे सेक से शुगर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। राइट आंसर ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। मतलब प्रोवाइड अ सुगरी ड्रिंक और फूड इफ कॉन्शियस। मतलब यदि होश में है पेशेंट तो शर्करा युक्त पेय पदार्थ या भोजन दे। मतलब शर्करा युक्त जो मीठी चीज होगी अगर आप वो देंगे जिसको कम शुगर है तो उसकी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी अगर आप मीठी चीजों से दे देंगे तो, ठीक है। और अगर किसी की हाई ब्लड शुगर होगी तो आप उसे शर्करा युक्त पेय भोजन या पदार्थ कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। उसको मीठी चीज कुछ नहीं दे सकते अगर किसी की ब्लड शुगर ज्यादा है तो इसकी तो ब्लड शुगर कम है तो हमें देना चाहिए इसको। होश में है तो शर्करा युक्त पेय या भोजन देना है, ठीक है। अगर होश में नहीं है तो आपको उसे सलाइन ही देना पड़ेगा। सलाइन बोले तो D5 D10 होती है, DNS होती है, उसमें शर्करा होती है, ठीक है। आप वो दे सकते हैं शुगर पेशेंट को, मतलब कम शुगर पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। हाउ शुड अ फर्स्ट एडर ट्रीट अ विक्टिम विथ अ सस्पेक्टेड इंटरनल इंजरी। मतलब संदिग्ध आंतरिक चोट वाले पीड़ित का प्राथमिक चिकित्सक उपचार कैसे करना चाहिए। बताइए, संदिग्ध आंतरिक चोट वाले पीड़ित का प्राथमिक चिकित्सक उपचार कैसे करना चाहिए। बताइए कैसे करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इंकरेज मूवमेंट टू असेस पेन, मतलब दर्द का आकलन करने के लिए हिलने डुलने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है कीप द विक्टिम स्टिल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब पीड़ित को स्थिर रखें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर पेन रिलीफ मेडिकेशन, मतलब दर्द निवारक दवा दें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई प्रेशर टू द एब्डोमेन, मतलब पेट पर दबाव डालें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कीप द विक्टिम स्टिल एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब पीड़ित को स्थिर रखें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन विद फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट वाले व्यक्ति के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है। बताइए क्या है सही प्राथमिक चिकित्सा। तो ऑप्शन ए है रब द अफेक्टेड एरिया टू रिस्टोर सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण बहाल करने के लिए प्रभावित क्षेत्र को रगड़ें। ऑप्शन बी है ग्रेजुअली वार्म द एरिया विथ वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी के साथ क्षेत्र को धीरे धीरे गर्म करें। ऑप्शन सी है अप्लाई आइस टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, मतलब और नुकसान को रोकने के लिए बर्फ लगाएं। ऑप्शन डी है रैप द एरिया टाइटली टू रिटेन हीट, मतलब गर्मी बनाए रखने के लिए क्षेत्र को कसकर लपेट लें। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुअली वार्म द एरिया विथ वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी के साथ क्षेत्र को धीरे धीरे गर्म करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। हाउ शुड अ फर्स्ट एडर हैंडल अ विक्टिम विथ अ सस्पेक्टेड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मतलब संदिग्ध टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाले पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। बताइए संदिग्ध टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाले पीड़ित को का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा इंकरेज डीप ब्रीथिंग टू एक्सपेंड द लंग, मतलब फेफड़े को फैलाने के लिए गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है सील द बाउंड एंड मॉनिटर फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब घाव को सील करें और सांस लेने की कठिनाइयों की निगरानी करें। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विदाउट प्रोफेशनल इक्विपमेंट, मतलब पेशेवर उपकरण के बिना ऑक्सीजन दे। ऑप्शन डी है एलिवेट द चेस्ट टू इम्प्रूव एयर फ्लो, मतलब वायु प्रवाह में सुधार के लिए छाती को ऊपर उठाएं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सील द बाउंड एंड मॉनिटर फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब घाव को सील करें और सांस लेने की कठिनाइयों की निगरानी करें। सांस सील को घाव, मतलब घाव को सील करें और सांस लेने की कठिनाइयों की निगरानी करें। ठीक है, पेशेंट को देखना है वो पेशेंट सांस सही से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर नहीं ले पा रहा है तो उसे ऑक्सीजन, अगर नहीं ले पा रहा तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रायोरिटी फॉर अ विक्टिम विथ अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अब बताइए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पूछा है, मतलब गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा का, मतलब गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया वाले के लिए प्राथमिक चिकित्सा की प्राथमिकता क्या है। क्या प्राथमिकता है बताइए। ऑप्शन ए है अप्लाई एंटीहिस्टामाइन क्रीम टू द स्किन, मतलब त्वचा पर एंटीहिस्टामाइन क्रीम लगाएं। ऑप्शन बी है इंकरेज द विक्टिम टू रेस्ट क्वाइटली, मतलब पीड़ित को चुपचाप आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी है प्रोवाइड वाटर टू डिल्यूट
प्रोवाइड वाटर टू डाइल्यूट द एलर्जन, मतलब एलर्जन को पतला करने के लिए पानी दें। ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन इफ अवेलेबल एंड कॉल फॉर हेल्प, मतलब यदि उपलब्ध हो तो एपिनेफ्रिन दें और सहायता के लिए कॉल करें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताइए। जिसको गंभीर एलर्जी हो जाती है उसकी सबसे पहली प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, बताइए प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन इफ अवेलेबल एंड कॉल फॉर हेल्प, मतलब यदि उपलब्ध हो तो एपिनेफ्रिन दें और सहायता के लिए कॉल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है हाउ शुड द फर्स्ट एडर रिस्पॉन्ड टू अ विक्टिम विथ अ सस्पेक्टेड स्ट्रोक, मतलब संदिग्ध स्ट्रोक वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्टर पेनकिलर्स टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, मतलब असुविधा कम करने के लिए दर्द निवारक दवाएं दें। ऑप्शन बी है इंकरेज वॉकिंग टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण में सुधार के लिए चलने को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी है रिकॉग्नाइज सिम्टम्स यूजिंग FAST एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब FAST का उपयोग करके लक्षणों को पहचानें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू द हेड, मतलब सिर पर ठंडा सेक लागू करें। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी रिकॉग्नाइज सिम्टम्स यूजिंग FAST एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब FAST का उपयोग करके लक्षणों को पहचाने और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट एड अप्रोच फॉर अ विक्टिम विथ अ डीप लेस्ट्रेशन, मतलब गहरे कट के साथ पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है। क्या पूछा है, गहरे कट के साथ पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है बताइए। अगर किसी को गहरा कट लग जाता है तो उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या करना चाहिए उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्लीन द बाउंड विथ एल्कोहल बिफोर बैंडिंग, क्लीन द बाउंड विथ एल्कोहल बिफोर बैंडेजिंग, मतलब बैंडेज करने से पहले घाव को अल्कोहल से साफ करें। ऑप्शन बी है स्टिच द बाउंड टू क्लोज इट, मतलब घाव को बंद करने के लिए टांके लगाएं। ऑप्शन सी है अप्लाई आइस टू रिड्यूस ब्लीडिंग, मतलब रक्त स्त्राव कम करने के लिए बर्फ लगाएं। ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब सीधा दबाव डालें और चिकित्सा सहायता लें। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले प्राथमिकता पूछा है। ठीक है, सबसे पहली प्राथमिकता पूछा है तो बताइए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है। प्राथमिकता पूछी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, गहरे कट के साथ पीड़ित के लिए प्राथमिक चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है दृष्टिकोण बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब सीधा दबाव डालें और चिकित्सा सहायता लें। ठीक है, जब भी आपको कभी कट लग जाता है तो उस कट पे दबाव डालना है, मतलब उसको प्रेस करना है जहाँ कट लगा है ताकि ब्लड ना बहे, और चिकित्सा सहायता लें, मतलब फिर आपको किसी इमरजेंसी कॉल कर लेना है, किसी को भी इमरजेंसी कॉल करना है, डॉक्टर को हॉस्पिटल में कॉल कर लेना है, डॉक्टर को या एम्बुलेंस को कॉल करना है, वो आपको लेने आ जाएगी और ट्रीटमेंट करवा देंगे वो लोग। ठीक है, एम्बुलेंस के साथ आप जा सकते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आपको तो पहले कुछ नहीं करना है, ना ही आपको बैंडेज करना है, ना ही आपको घाव साफ करना है, खुद से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से इलाज करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 30। हाउ शुड द फर्स्ट एडर मैनेज अ विक्टिम विथ अ सस्पेक्टेड हीट एक्सर्शन, मतलब संदिग्ध गर्मी थकावट वाले व्यक्ति का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, संदिग्ध गर्मी थकावट वाले पीड़ित का प्राथमिक चिकित्सक प्रबंधन कैसे करेगा। तो ऑप्शन ए है इंकरेज
एक्सरसाइज टू स्वीट आउट टॉक्सिन्स, मतलब विषाक्त पदार्थों को पसीने के माध्यम से निकालने के लिए व्यायाम को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू स्टेबलाइज टेम्परेचर, मतलब तापमान को स्थिर करने के लिए गर्म सेक लागू करें। ऑप्शन सी है मूव अ कूल एरिया, प्रोवाइड फ्लूइड्स एंड मॉनिटर सिम्टम्स, मतलब ठंडे क्षेत्र में ले जाएं, तरल पदार्थ प्रदान करें और लक्षणों की निगरानी करें। ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड टू प्रिवेंट ओवर हाइड्रेशन, मतलब अति हाइड्रेशन को रोकने के लिए तरल पदार्थों को प्रतिबंधित करें, मतलब ज्यादा हाइड्रेशन को रोकने के लिए तरल पदार्थों को प्रतिबंधित करना है, मतलब तरल पदार्थों को बंद कर देना है, ये बोला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूव टू कूल एरिया, प्रोवाइड फ्लूइड्स एंड मॉनिटर सिम्टम्स, मतलब ठंडे क्षेत्र में ले जाएं, तरल पदार्थ प्रदान करें और लक्षणों की निगरानी करें। ठीक है, क्या करना है आपको? ठंडे क्षेत्र में ले जाना है पेशेंट को और फिर तरल पदार्थ प्रदान करना है, मतलब तरल पदार्थ देना है और लक्षणों की निगरानी करना है, मतलब देखना है क्या लक्षण आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, आपसे जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो प्लीज इस मौके को मत गवाइए। ठीक है, अगर आप इस मौके को गवा देंगे तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, तो प्लीज इस मौके को गवाइएगा मत, आप पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो से पढ़ें, मेरे से ही पढ़ें, आप किसी से भी जिससे आपको इंटरेस्ट हो उससे पढ़ सकते हैं, पर आप पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके भले के ही बारे में सोचूंगी, मैं आपका बुरा नहीं सोच सकती हूँ, तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आपका मन है, आपको मेरा वीडियो देखना है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, किसी और का वीडियो देखना है तो किसी और का वीडियो देख सकते हैं, तो प्लीज़ पर आप पढ़ते रहिए, आपको पढ़ते रहना है। प्लीज़ इस मौके को आप गवाइए मत, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, मौका एक ही बार आता है, तो इस मौके को गवाना नहीं है आपको पढ़ते रहना है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, बस मैं यही चाहूंगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।